गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम एके क्लासेस HMH ऑनलाइन क्लासेस में। आपको मैं यहाँ रीड इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ऑनलाइन सॉल्यूशंस, ऑनलाइन लेसन्स, ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अधिक से अधिक एके क्लासेस HMH से जुड़िए और आगामी रीट परीक्षाओं के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर करिए। आज का जो लेसन है उसमें रीट एग्ज़ाम 2017-18 में लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ एक पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड गेट नॉलेज। रीड 2018 इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन। आइडेंटिफाइड द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। ये क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बाकी 3 से अलग है अकॉर्डिंग टू साउंड। तो अपने देखेंगे, फर्स्ट ए कॉन्सेप्ट, सेकंड बी परसेप्ट, थर्ड सी सेक्ट और डी कंसीट। तो देखा जा रहा है, हमने इनको साउंड किया तो हमें लग रहा है कि जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हम डी को राइट आंसर टिक कर देते हैं, कंसीट। फिर भी यदि आप चाहो तो मैं देखो यहाँ पे इनके फनेटिक ट्रांसलेशन बना देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो पहला है कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट जो हमारा ए है कॉन्सेप्ट, उसका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला चैप्टर किया हुआ है, चाहे तो सेकंड ग्रेड में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में और चाहे रीट में, तो उनको तो ये बिल्कुल क्लियर है। और जिन्होंने नहीं किया उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमारा लेसन होगा वो इसी पे बेस होगा। सेकंड देखिए परसेप्ट। सी का जो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा सेक्ट, और डी का जो होगा वो कंसीट। तो आप देख रहे हैं चारों ऑप्शंस, चारों वर्ड्स के जो आपके सामने जो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बना गया है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में लास्ट में ट, लेकिन यहां देखिए इट, कंसीट। तो हमारा जो राइट आंसर था वो था कंसीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनेरिक। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने अपनी आंसर की में बोनस के रूप में लिया है, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन इसका कहीं पर भी करेक्ट फनेटिक नहीं दे रहे हैं। इसलिए अपने इन चारों में से किसी को नहीं मानना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपके सामने फनेटिकली ट्रांसक्राइब कर देता हूं। देखिए, जेनेरिक। इसका जो राइट फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा जेनेरिक। इसलिए इन चारों में से कोई भी सही नहीं है और बोर्ड ने अपनी आंसर की में इसको बोनस के रूप में लिया है। नेक्स्ट देखेंगे 63। ये जो क्वेश्चन आपका है ये हमारी इस लैंग्वेज की जो लास्ट यूनिट है टीचिंग मेथड, वहाँ से लिया गया है। और टीचिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है लैंग्वेज के अंदर। और इस 2018 के एग्ज़ाम में
अबाउट 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट 63 है, टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कोई भी लैंग्वेज होती है उसको पढ़ाने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको हमें अचीव करना होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, देखेंगे चारों में से आंसर किसका सही है। नंबर ए, टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। बी, डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। सी, ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड। डी, ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल बी इनहेंस्ड। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे है, और इन 4 ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे के सारे वन साइडेड हैं। तो हम यहाँ पे अपना जो आंसर मानेंगे, और जो आंसर माना है बोर्ड ने वो माना है बी, डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 64। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच पर बेस्ड है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन या यूँ कहिए संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आपके सामने कम्युनिकेट कर रहा हूँ, स्पोकन कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो इसी कड़ी में हमारा जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज एनेबल द टीचर्स टू, कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो टीचर को अनेबल बनाती है। किस लिए, देखेंगे ऑप्शन। नंबर ए, एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। नंबर बी, एक्सप्लॉइट साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। नंबर सी, एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। और नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए और बी दोनों ऑप्शंस जाते हैं सी में। तो यहाँ पर हम सी को ही सही मानेंगे, एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 65। यह क्वेश्चन भी 64 के अकॉर्डिंग चल रहा है। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज, कि इस अप्रोच में टीचर के लिए जानना ये क्यों जरूरी हो जाता है, वो ये है। देखिए नंबर ए, बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स। नंबर बी, not to allow students to express themselves. Number C, not to tolerate errors in students attempt to express themselves. Number D, better to note down the errors. अब देखिए इन 4 ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन माना गया है वो माना गया नंबर ए, बेटर टू टॉलरेट एरर्स इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स। तो मैं थोड़ा यहाँ कहना चाहूँगा कि देयर सेल्व्स की जगह यदि अपने देम सेल्व्स लिखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी बोर्ड का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग इसमें देयर सेल्व्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस अप्रोच में ये है कि जब स्टूडेंट इस अप्रोच के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो एज ए टीचर के रूप में टीचर को उन स्टूडेंट्स के द्वारा की गई एरर को टॉलरेट करना है, उन्हें बीच में बिल्कुल भी टोका टोकी नहीं करनी है, ताकि वो सही अपने आप को इस अप्रोच के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66। वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज फाउंड व्हेन। लैंग्वेज डिसऑर्डर ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम मानी जाती है जो लैंग्वेज लर्नर होता है, कि जब वो लैंग्वेज सीखता है तो उसमें कई प्रकार के व्यवधान आते हैं जिसे लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसका जो
है 4 ऑप्शंस देखेंगे। नंबर ए, लर्न इज मिसिंग द क्लास। नंबर बी, लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास। नंबर सी, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस। नंबर डी, लर्नर स्पीक्स द फुल सेंटेंस। तो यहाँ जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो होगा नंबर सी, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस। तो ऑप्शन नंबर सी यह हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन ए चाइल्ड हैज नंबर ए, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। नंबर बी, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज और हर थॉट। नंबर सी, ट्रबल प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स एक्यूरेटली। एंड नंबर डी, आइदर और बोथ ए एंड बी। तो यहां पर जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा वो होगा नंबर डी, आइदर और बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन, आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू। आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू, इन 4 ऑप्शंस देखेंगे। फॉर्म्ड स्पीच हैबिट, बी सलरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड्स, सी लर्नर्स इंटेलिजेंस, डी लर्नर गिव इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो यहां जो आंसर जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, सलरिंग ओवर एंड क्लिपिंग साउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो क्वेश्चन है वो रिमीडियल टीचिंग पर है, और रिमीडियल टीचिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, कि रिमीडियल टीचिंग के अंदर क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल। ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफाइंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया। नंबर सी, आइदर ए एंड और बी। नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा नंबर सी, आइदर ए एंड और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कम्युनिकेटिव अप्रोच पर बेस्ड है। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन, कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है टू इवैल्यूएशन स्ट्रेसेस ऑन। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है पढ़ेंगे, कंटेंट, रेलिवेंसी एंड वोकेबलरी, बी फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वर्तमान में एक टीचिंग लर्निंग के अंदर प्रोसेस चल रही है, CCE, जो CBSE द्वारा फॉर्मुलेट की गई है, CCE। तो उसी CCE के बारे में पूछा गया है। रिसेंट स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन, आउटलाइन बाय CBSE के द्वारा, वो है नंबर ए, कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। नंबर बी, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। नंबर सी, कंटिन्यूअस एंड कम्युनिकेटिव इवैल्यूएशन। नंबर डी, कम्युनिकेटिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो यहाँ हमारा जो राइट
ऑप्शन होगा वो होगा नंबर बी, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि CCE, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर बी, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन रिमीडियल टीचिंग पर आधारित कि रिमीडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कि जो रिमीडियल टीचिंग है उसे कब शुरू किया जाना चाहिए। तो नंबर ए टेक्स्ट एंड टेस्ट, नंबर बी टेक्स्ट एंड लर्निंग, नंबर सी मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेज, और नंबर डी मेरिट्स ऑफ टीचर। तो देखिए जो रिमीडियल टीचिंग होती है वो जो स्टूडेंट है उसने एक पर्टिकुलर क्लास का एग्जाम दिया है लेकिन वो अपने बाकी साथियों से पिछड़ रहा है, तो उस स्टूडेंट की, उस लर्नर की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसे अन्य स्टूडेंट के साथ बराबर लाने के लिए रिमीडियल टीचिंग लाई गई है और ये चल भी रही है स्कूलों में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा नंबर सी, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोचेस। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ये भी रिमीडियल टीचिंग प्रोग्राम को इंडिकेट करता है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है रिमीडियल टीचिंग का। तो 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिमीडियल प्रोग्राम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड, कि जो रिमीडियल प्रोग्राम है उसको डिजाइन किया जाता है क्या ध्यान में रखते हुए। तो 4 ऑप्शन है देखेंगे। नंबर ए ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, नंबर बी ईच स्टूडेंट्स वीकनेस, नंबर सी ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नंबर सी, ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हम जिस स्टूडेंट के लिए रिमीडियल टीचिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं उस स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेंथ किस प्रकार की है। स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब अपने लेके चलेंगे उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को लेके चलेंगे, उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ किस प्रकार की है और इंटेलेक्चुअल ही वीकनेस किस प्रकार की है। तो इन दोनों को फोकस में रखा जाता है जब रिमीडियल प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारा यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। ये भी देखो रिमीडियल टीचिंग पर आधारित है। तो कितना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है हमारे लिए रिमीडियल टीचिंग। 74 नंबर क्वेश्चन, रिमीडियल टीचिंग इज ए, कि रिमीडियल टीचिंग क्या है। नंबर ए प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, नंबर 2 प्री टीचिंग प्रोग्राम, नंबर सी सिस्टमेटिक प्रोसेस, नंबर डी रैंडम प्रोसेस। तो यहां पर जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर सी, कि रिमीडियल टीचिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टम के थ्रू प्रोसेस है और सिस्टम के अंतर्गत ये चलती है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 पे। 75 ये भी हमारा मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, कि जो भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज के टेस्ट हैं, सिंपल बात अपने करें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब
भाषाई दक्षता कि एक भाषा में एक विद्यार्थी कितना दक्ष हुआ है, उसने कितनी प्रोफिशिएंसी एक्वायर की है। तो यह कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे पता लगे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने उस लैंग्वेज को लेकर इतनी प्रोफिशिएंसी एक्वायर कर ली है। तो वो जो टेस्ट होते हैं वो क्या होने चाहिए, तो हमारे सामने ऑप्शन देखिए, नंबर ए रिलायबल, नंबर बी कॉम्प्लेक्स, नंबर सी एम्बिग्यूअस, नंबर डी सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट, मोस्टली जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं रीट एग्जाम में, तो ज़्यादातर देखने में यही आता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, या वो जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनको मीनिंग पता नहीं लगता है। तो सिंपली स्पीकिंग देखिए, यहाँ पर तो आपको अपने लेवल पे ये प्रयास करना है कि आपकी जो वोकेब है आपको साउंड करनी है। डेली आप अधिक से अधिक इंग्लिश को यूज़ करें, चाहे तो रीडिंग मेथड में, चाहे राइटिंग मेथड में, चाहे लिसनिंग मेथड में, और चाहे आपकी स्पीकिंग मेथड। तो ये जो चारों चीज़ें हमारी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी गई है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर मानेंगे कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट माना जाएगा वो माना जाएगा रिलायबल। मतलब सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। देखिए विश्वसनीयता अगर रहती है तभी पर्टिकुलर सेक्टर को अपने सही मानते हैं, तो इसलिए इसका रिलायबल होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा नंबर ए रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 ये हमारा पैसेज है। देखिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज करते हैं तो उनके सामने जो फर्स्ट यूनिट आती है वो आती है अनसीन प्रोज पैसेज की। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा चल रहा है अगला पैसेज, ये है हमारा अनसीन प्रोज पैसेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अनसीन प्रोज पैसेज। इस अनसीन प्रोज पैसेज के अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की, उसमें 3 टॉपिक्स हैं, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इन्फ्रेंसेस। तो इन तीनों टॉपिक को इस पैसेज के थ्रू भी हमारे से पूछा गया है और एक सेपरेट क्वेश्चन भी दिया गया है। लेकिन जो सिलेबस का पैटर्न है, जो इसका पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें इस पैसेज के थ्रू ही अपने लेके चलेंगे। तो एक पैसेज आपके सामने है। इस पैसेज के अंदर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको रखा गया है। इस पैसेज के माध्यम से उनके बारे में बताया गया है, फिजिकली डिसेबल्ड को। तो पैसेज हमारा रीड आउट करेंगे। In spite of rigorous precaution against accidents, many people are injured every year in factories and elsewhere. In addition, some people are born with physical disabilities. They are either blind or deaf, or in some way deformed from birth. Up to quite recent times, little planned action was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in cases of hardship, but few seriously held the idea that these people
माइट स्टिल हैव एबिलिटीज इन अदर डायरेक्शंस। तो ये एक पूरा का पूरा अनसीन पैसेज है जिसको हमारे को गो थ्रू होना है। ईच वर्ड को, ईच लाइन को, ईच सेंटेंस को हमें अंडरस्टैंड करना है। फिर जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके जो ऑप्शंस हैं उनमें राइट ऑप्शन को हमारे को चूज करना है। तो नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें इस पैसेज के बेस पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आता है 76 नंबर, जो पूरा का पूरा उस पैसेज पे बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ये पैसेज स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि अनसीन प्रोज पैसेज जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है अनसीन प्रोज पैसेज, उसमें 3 टॉपिक्स हैं, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इनफ्रेंसेस। तो देखा जाए तो ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है ये इनफ्रेंसेस को कवर करता है कि हमने पैसेज पढ़ा, हमने क्या इन्फ्रेंस निकाला, इस प्रकार से हमने क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। 4 ऑप्शन है, पढ़ेंगे। रिहेबिलिटेशंस ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड, नंबर बी फिजिकल डिसेबिलिटीज, नंबर सी एक्सीडेंट्स, नंबर डी प्लान एक्शन। तो पैसेज पढ़ने के बाद में हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो पैसेज है ये रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड। तो हम इस यहां राइट जो ऑप्शन मानेंगे नंबर ए। यहां जो हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा नंबर ए, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। In the above paragraph, in addition indicates. In the above paragraph, in addition indicates. अब ये जो क्वेश्चन है जो पैराग्राफ पे बेस्ड है, हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट यूनिट अनसीन प्रोज पैसेज के रूप में है और उसमें 3 टॉपिक्स हैं, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इनफ्रेंसेस। तो देखा जाए तो ये फिर कौन से कैटेगरी में आएगा। तो अपने ये देखें तो इन एडिशन इंडिकेट्स, तो यहाँ पे जो इन एडिशन हैं वो एक प्रकार से हमारे को इन्फ्रेंस भी हमें करना पड़ रहा है, हमें इसको लिंक भी करना पड़ रहा है। तो इन एडिशंस इंडिकेट्स, नंबर ए एम्फसिस, नंबर बी एडिशन, नंबर सी सीक्वेंस एंड नंबर डी अल्टरनेटिव। इन एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त के अलावा। तो हमारा जो राइट आंसर यहां होगा वो होगा नंबर बी एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। ये जो 78 जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है अनसीन प्रोज पैसेज, उसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड, उस पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आइदर दो चिल्ड्रन और माई ओन सन, आइदर दो चिल्ड्रन और माई ओन सन। यहां पे अपने थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको, ये माई इसको रीड करेंगे अपने, आइदर दोज चिल्ड्रन और माई ओन सन पिक्ड ऑल द फ्लावर्स। तो अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन में एक वर्ब दी हुई है
जिसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखा गया है। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है आइदर दो चिल्ड्रन और दूसरा है माई ओन सन। अब इसमें जो वर्ब है वो आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें रूल अप्लाई होता है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। जब इनसे कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या यूं कहिए कि जो वर्ब के जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहां माई ओन सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहां पे हम जो ऑप्शंस हमारे 4 हैं, देखिए ए में हैव, बी में हैज, सी में इज और डी में आर। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और यहाँ जो दो ऑप्शन हैं उसमें बी और सी जो है उसमें सिंगुलर वर्ब दी हुई है, लेकिन हमें तो एक चूज करनी है। तो अब यहाँ पे काम आता है हमारे को टेंस का नॉलेज। तो टेंस के नॉलेज के साथ साथ हमारे को काम आता है एक्टिव पैसिव वॉइस का नॉलेज, क्योंकि जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के रूप में है, एक्टिव वॉइस के रूप में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज एंड हैव। सिंगुलर के साथ अपने हैज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ अपने हैव यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे माई ओन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू वॉइस, वो होगा ऑप्शन नंबर बी हैज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 79। ये जो 79 है ये क्वेश्चन हमारा जो पैसेज है उस पर बेस्ड है और इन्फ्रेंस से रिलेटेड है कि इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे क्या कन्वे करना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि मैनी पीपल आर इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज। नंबर बी, प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन अगेंस्ट एक्सीडेंट। नंबर सी, people who are physically challenged are fit for employment, और नंबर डी, physically challenged people have no scope। तो जो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, many people in the world suffer from physical disabilities। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो हमारा राइट आंसर यहाँ है Many people in the world suffer from physical disabilities, और बोर्ड ने भी यही सही माना है तो हमें भी ये सही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। अब ये जो 80 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है अनसीन प्रोज पैसेज, उसका जो थर्ड टॉपिक है इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड है, लेकिन ये पैसेज से बाहर पूछा गया है, सेपरेट इसको पूछा गया है। आप लोगों में से किसी ने एमए इंग्लिश किया होगा, हो सकता है पहले तो ये एमए इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक लगा करता था फैलेसी, तो ये इन्फ्रेंस के अंदर फैलेसी को इंडिकेट करता हुआ क्वेश्चन है हमारा। इसमें एक स्टेटमेंट को सही बताने के लिए हम दूसरे स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं और वो कई बार विरोधाभासी बन जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नॉइजी चिल्ड्रन आर ए रियल हेडेक, 2 एस्पिरिन्स विल मेक ए हेडेक गो अवे, देयरफॉर 2 एस्पिरिन्स विल मेक नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे, अबव लाइन कंटेंट। तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा इसको पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो मूड होता है वो भी थोड़ा सा जॉली हो जाता है, हास्यपद हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नॉइजी चिल्ड्रन है वो एक रियल हेडेक है और 2 एस्पिरिन होती है वो हमारी हेडेक को दूर कर देती है। तो इसलिए 2 एस्पिरिन क्या होगी, नॉइजी चिल्ड्रन को वहाँ से भगा देगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट
को प्रूव करने के लिए सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए जो 4 ऑप्शन हमारे यहाँ दिए गए हैं, देखेंगे नंबर ए द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, नंबर बी द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, ऑप्शन सी द फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन और ऑप्शन डी द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो इस स्टेटमेंट को ये 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही है वो है नंबर ए द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। जो हमारा है, 81 जो क्वेश्चन हमारा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की जो हमारी सेकंड यूनिट है, जिसका अनसीन पोविम, जिसके अंतर्गत हमसे एलिट्रेशन, असोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, राइम इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हमारी उस अनसीन पोइम पर बेस्ड होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम 2018 में क्या हुआ कि वो जो हमारी अनसीन पोइम है, अनसीन जो हमारी वर्स दी हुई है, उस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इस अनसीन वर्स और अनसीन जो पोइम हमारी है उससे बाहर पूछे गए हैं। तो देखेंगे 81, ये जिसमें एक एग्जैक्ट किया गया है कि योर लव एंड पीटी doth the impression fill with vulgar scandal stamped upon my brow, for what care I who calls me well or ill, so you overgreen my bed, my good allow the rhyme scheme of the exit। तो इस जो लाइन्स हमारे सामने हैं कि इनकी राइम स्कीम क्या होती है। राइम्स में आप जानते हो तुकबंदी, जैसे अपने हिंदी में बात करें, वह वहाँ गया, उसने ये किया, तो ये लास्ट में जो तालमेल आपको दिख रहा है, ये लास्ट में जो आपको तालमेल दिख रहा है, ये राइम को शो कर रहा है, जिसको हिंदी में अपने कहते हैं तुकबंदी। तो देखिए यहाँ पर Your love and pity doth the impression fill which vulgar scandal stamped upon my brow। तो इसमें देखिए fill, फर्स्ट लाइन का fill, सेकंड लाइन का ब्रो, थर्ड लाइन का इल और फोर्थ लाइन का अलाउ। तो ये जो 4 वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, प्रत्येक लाइन का जो लास्ट वर्ड है, ये राइम स्कीम बना रहे हैं। तो देखिए फिल बना रहा है इल के साथ और ब्रो बना रहा है अलाउ के साथ। तो पहला हो तो उसको हम ए का नाम देंगे और दूसरे को बी का। तो ए बी। तो हमारा जो राइट यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82। ये जो 82 नंबर क्वेश्चन है, हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे जो थर्ड यूनिट है, उस थर्ड यूनिट में हमारा जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम। तो ये जो क्वेश्चन है ईडियम से रिलेटेड है। देखेंगे, वन प्रूवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज एक्लीज हील। व्हाट डज फाइंडिंग एक्लीज हील मीन? तो यहां पर जो एक्लीज हील है वो एक प्रकार की ईडियम के रूप में यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन हैं A B C D,
एम्यूलेट, नंबर बी वीक स्पॉट, नंबर सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, नंबर डी सीक्रेट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे एक्लीज हील ये इंडिकेट करता है वीक स्पॉट को, तो नंबर बी हम यहाँ चूज करेंगे। तो ये क्लियर हो चुका स्टूडेंट कि ये जो गिवन जो क्वेश्चन आपका है ये हमारी जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में जो हमारा सेकंड चैप्टर है आता है जिसको फ्रेजल वर्ब और ईडियम के नाम से रखा गया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन ईडियम से रिलेटेड है, एक एक्लीज हील मतलब वीक स्पॉट। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। अब ये जो 83 हमारा क्वेश्चन है ये वापस हम जो हमारी यूनिट सेकंड है, जो अनसिन पोएम वाली जो हमारी यूनिट सेकंड है उससे रिलेटेड है, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच दी हुई है। द वॉल्फ विद इट्स बेली स्टिज फुल ऑफ बिग पेबल्स nebulous walls barbed like black pine forest against red sky over blue snow, which figure of speech is used in the above excerpt। तो इस लाइन के अंदर जो दो लाइन्स आपकी यहाँ पे हैं और यहाँ चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो फर्स्ट में ए मेटाफर, सेकंड बी सिमली, सी एलिट्रेशन और डी असोनेंस। तो बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है उसने इसके दो ऑप्शन सही माने हैं, एक तो सिमली और दूसरा ऑप्शन नंबर सी एलिट्रेशन। सिमली जिसे हम यहां फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक जिन स्टूडेंट ने फिगर ऑफ स्पीच किया हुआ है उनको अच्छी तरह पता है कि जो सिमिली होती है वो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, और लाइक एजेज सो एज का यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर ये सिमिली है। और दूसरा उन्होंने माना एलिट्रेशन, वो देखिए किस रूप में, बेली में बी, इधर बिग में बी, इधर बारबेड में बी, इधर ब्लैक में बी। ये देखिए, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें टू फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, सिमिली एंड एलिट्रेशन। और बोर्ड ने जो अपनी आंसर की जारी की है उसमें भी इन दोनों ऑप्शंस को माना गया है, तो हमें भी इन दोनों को मान के चलना है, सिमिली और एलिट्रेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। Which one of the following is sometimes called vocalic rhyme? Vocalic rhyme। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस एक प्रकार से देखा जाए तो 2018 में जो ये आया था पेपर, तो एक प्रकार से सरप्राइज था, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए, पॉइंट पर बेस्ड नहीं थे, लेकिन हमें तो इसको फॉलो करना है। तो वोकेलिक राइम, वोकेलिक राइम वोकेलिक राइम को इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है? तो वोकेलिक को अपने यहाँ मोस्टली इस वे में यूज करेंगे, जो वाउल साउंड को लेकर चलता है। जैसे आपने कहीं साइन माइन, तो इसमें देखिए आई आई, तो ये जो वोवल साउंड होती है ये वोकेलिक राइम मानी जाती है। और जो वोकेलिक राइम है उसको इन चारों में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है देखेंगे। नंबर ए असोनेंस, नंबर बी पर्सोनिफिकेशन, नंबर सी एलिट्रेशन, नंबर डी राइम। तो इसमें जो असोनेंस है, तो असोनेंस हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह वोकेलिक राइम को रिप्रेजेंट करता है, असोनेंस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, चाहे तो वो सेकंड ग्रेड की बात हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की बात हो, चाहे वो रीट की बात हो, लेकिन 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन ने बहुत से स्टूडेंट्स को हेडेक दिया। तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो टंग ट्विस्टर्स मोस्टली जो रिपीटिशन हो, साउंड का रिपीटिशन हो, वर्ड का, उनको यूज करते हैं। तो अपने इसमें 4 ऑप्शन हैं। नंबर ए एलिट्रेशन, नंबर बी सिम्बली, नंबर सी राइम, नंबर डी मेटाफर। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ जो रिप्रेजेंट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कि टंग ट्विस्टर, जैसे टंग ट्विस्टर जैसे अपने कह देते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो एक कैन यू, कैन ए कैन, एज ए कैनर, कैन ए कैन। ये देखिए, अब जब अपने इस प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो टंग होती है वो ट्विस्ट हो जाती है। कैन यू कैन ए कैन, एज ए कैनर, कैन ए कैन। तो सिंपली स्पीकिंग फिर एक चीज और देखने को मिलती है, देखो यहाँ पर जो हमारी जो कॉन्सोनेंट फर्स्ट साउंड है वो लगभग रिपीट हो रही है। देखिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया वो माना गया नंबर ए, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की जो 3rd यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलियरीज, उससे रिलेटेड है। तो 86 क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई डैश हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन के अंदर जो मॉडल है उसको नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है, और क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि इट इज ए ब्यूटीफुल डे, आई डैश हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। तो जब भाई डे ब्यूटीफुल है तो अम्ब्रेला की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं देखेंगे। नंबर ए ऑप्शन मस्टंट, नंबर बी नीडंट, नंबर सी शुडंट, नंबर डी कुडंट। तो यहाँ पे हम जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया नंबर बी, नीडंट, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 87, ये जो 87 क्वेश्चन है ये भी हमारी यूनिट 3rd का जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, उससे रिलेटेड है। यू शुड डैश योर फोन कॉल विद एन ईमेल और ए लेटर। तो हमें जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है चारों में से एक चूज करनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। नंबर ए फॉलो ऑन, नंबर बी फॉलो अप, नंबर सी टेक ऑन, नंबर डी शो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ जो आंसर है वो आएगा नंबर बी, फॉलो अप। फॉलो अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ये जो 88 क्वेश्चन है ये भी ईडियम से रिलेटेड है। व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड डैश इंसर्ट द करेक्ट ईडियम। तो ये एक प्रकार की एक ईडियम है, हाउ द वेदर लुक्स एंड, ये फिक्स ईडियम है जिसका ऑप्शन हम देखेंगे, आंसर जिसका देखेंगे। नंबर ए रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, नंबर बी प्ले इट बाय ईयर, नंबर सी टर्न ए ब्लाइंड आई, नंबर डी कॉल इट डे। तो ये जो ईडियम अपने साथ
सही ऑप्शन लेके चलेगी वो है नंबर बी, प्ले इट बाय ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, ये भी हमारी यूनिट 3 का है। यूनिट 3 के अंदर हमारी लिटरेरी टर्म्स, जिसमें सोनेट, ड्रामा, इलेजी और शॉर्ट स्टोरी, ये 4 लिटरेरी टर्म्स वी हैव टू रीड, हमें पढ़नी है, स्टडी करनी है। तो इसमें जो 89 क्वेश्चन है वो सोनेट से रिलेटेड है। तो सोनेट यूजुअली आर इन 4 ऑप्शंस हैं। नंबर ए फ्री वर्स, नंबर बी आयम्बिक पेंटामीटर्स, नंबर सी आयम्बिक ट्राइमेस्टर और नंबर डी वर्सो ट्रोनको। तो बहुत ही एक इजी क्वेश्चन हम सब के लिए। सोनेट जो होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयम्बिक पेंटामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ये भी हमारा यूनिट 3 का जो लिटरेरी टर्म पार्ट उससे रिलेटेड है। ए पर्सन हु राइट्स ए प्ले इज, जो व्यक्ति प्ले लिखता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्ले राइट, ऑप्शन नंबर बी प्ले राइट, नंबर सी प्ले राइटर, नंबर डी प्ले राइट। तो जो हमारा सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, वो होगा नंबर ए प्ले राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आज का ये पूरा का पूरा हमारा सेशन आपको रीड 2018 इंग्लिश पेपर को सॉल्व करवाया गया और आई होप आप सभी इससे प्रॉफिट लेंगे, आप सभी इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू।